हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है उसे कंटिन्यू करते हुए साइंस एंड टेक वाली आज आपके सामने इसका पार्ट 15 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आइए शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए भाई शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है कोविड-19 थेरेपीज एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो भाई क्या है कोविड-19 की न्यूज़, समझते हैं, जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कतें देखने को मिली, कुछ कंसर्न जताए गए कि पोटेंशियली फैटल बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब ऐसे बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो बंदे की जान ले लें, ये हो सकते हैं हॉस्पिटल में रहने से, हॉस्पिटल स्टेज के टाइम पे, बिकॉज ऑफ द थेरेपीज गिवन टू कोविड-19 पेशेंट। किस वजह से? जो थेरेपीज दी गई हैं कोविड-19 पेशेंट को, उस वजह से। अब बात आती है कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए ये तब होता है जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया या पैरासाइट हो गया, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज कर जाता है व्हेन दे आर एक्सपोज टू माइक्रोबियल ड्रग्स। जैसे मान लीजिए कि क्या होगा कि जब इनको एंटीबायोटिक दी जाएगी, एंटी फंगल दिया जाएगा या एंटी वायरल दिया जाएगा, ऐसी कोई दवाई दी जाएगी, एंटी मलेरियल दिया जाएगा या एंटी थैलेमिटिस दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये चेंज कर जाएगा, है ना। तो ये इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर देता है कभी कभी, ठीक है, समटाइम्स रिफर टू एज सुपर बग्स। मतलब इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर दवाई का, और रिजल्ट के तौर पे मेडिसिन देते रहो देते रहो देते रहो, कुछ असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्फेक्शन बॉडी में रहेंगे, बरकरार रहेंगे, और ऐसा भी रहेगा कि दूसरों को भी फैलेगा इन्फेक्शन, समझे। अब ये पता है कब होता है, ये वक्त के साथ साथ, नेचुरली टाइम के साथ साथ ये होता है। यूजुअली पता है कब होता है, यूजुअली जब जेनेटिक चेंजेस होते हैं तब होता है। और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने माइक्रोबियल चीज़ों का, एंटी माइक्रोबियल चीज़ों का ओवर यूज़ कर लिया या मिस यूज़ कर लिया, तो ये प्रोसेस और तेज़ी में बढ़ जाता है। अभी आपने देखा होगा, आम चीज़ समझिए कि आप अपने घर में एक पौधा लगाइए, ठीक है, उस पौधे को आप कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह जब आप डालेंगे, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह डालेंगे, तो मान लीजिए कीड़े लगे हुए हैं, पहली बार जब पेस्टिसाइड डालेंगे तो कीड़े मर जाएंगे। अब बार बार अगर ज़्यादा मात्रा में डालने लगेंगे तो फिर कीड़े भी उससे नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। हटो बेटा, डालते रहो, कुछ नहीं है। तो यही यहाँ पे देखने को मिला है, समझे। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ जान लेते हैं। देखिए, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके बारे में क्या है, ये ऐसा ग्रुप है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, साथ में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डब्ल्यू के द्वारा भी। मतलब कौन कौन है इसके अंदर, FAO है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, और उसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब WHO है। इसको बनाया क्यों गया था? इसको बनाया गया था, यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस मिली थी ना, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन AMR के द्वारा, तो उसके रिस्पॉन्स में इस ग्रुप को बनाया गया था। ये जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें, और मतलब कि क्या हम ऐसा करें जिससे ये जो हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो दिक्कत आती है ना, इसके ग्लोबल लेवल पे इसको कैसे ख़त्म करी जाए। तो इसके लिए ये काम करता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सब पे कैसे क्या काम करें जो ये ख़त्म हो जाए। ये काम करता है पॉलिसीज़ बनाने की, लॉज लाने की, जिससे गवर्न होते हैं इम्पोर्टेशन या मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन या यूज़ क्वालिटी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की सारे सेक्टर में। तो अगर यही तुम कंट्रोल करोगे तभी तो कुछ फ़ायदा होगा, कि भैया नहीं तो प्रोड्यूस होता रहेगा, ड्रग्स प्रोड्यूस होता रहेगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। बाद में जो है बंदा जब उसको खाएगा ऐसे ड्रग्स को, उसमें कोई रेगुलेशंस होंगी नहीं, ठीक है, मिसयूज़ हो गया या ओवरडोज हो गई तो लो भैया, फिर वायरस बैक्टीरिया जो भी है वो कहीं जाना ही नहीं है, फिर तो शरीर में ही रहेगा वो। अब कुछ आपको बताना चाहूँगी कि आखिरकार क्या रीज़न्स होते हैं। कुछ रीज़न्स होते हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ओवर यूज़ आपने किसी चीज़ का कर लिया, है ना? या फिर बहुत ही अंडर यूज़ करा है, कम करा है या ज़्यादा करा है, दोनों में ही, या फिर मिसयूज़ कर दिया है। तो इसको बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है। उसके साथ ड्रग की क्वालिटी जो है,
जो उसका जो ड्रग का क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है ये कमज़ोर है। इससे क्या होता है, बेकार क्वालिटी की मेडिसिन बनती हैं और ऐसी कंडीशन बन जाती है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। अब यही वाली बात है कि मान लो कि ये एक लड़का है, ठीक है, इसकी बॉडी बढ़िया है। अब एक बार में जब हट्टा-कट्टा लड़का आ गया, इसको 2 मुक्के मुँह पे मारेगा तो ये गिर जाएगा। लेकिन साथ में जब एक चुम्मू-चुम्मू लड़के आ गए हैं, चोमू-चोमू जैसे आके मारने से घूम, 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 घूम उसने गिरा के मार दिया। अब उसके बाद जब जो है मोटा भी आया तो उसने कहा, "अरे! अब तो मैं 2 मार चुका हूँ, अब तो तुम्हें मैं लथेड़ के मारूँगा।" तो ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। वीक सर्विलांस सिस्टम हो या सब थेराप्यूटिक डोजेस हो एंटीबायोटिक्स की जो कि एनिमल रीडिंग में यूज़ करते हैं, तो इससे पता है क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, है ना? और ये ऐसा हो सकता है जो मतलब विच कैन स्प्रेड टू ह्यूमन्स, ऐसा भी हो जाएगा ह्यूमन्स तक भी फैल जाए। उसके बाद इन्फेक्शन है ना? उस पे इन्फेक्शन पे प्रिवेंशन और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, तो इससे भी एक बहुत बड़ा रीज़न इसका होता है। तो ये कुछ वजहें हैं जो मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि आखिरकार डब्ल्यूएचओ ने क्या ऐसा कदम उठाए हैं जिससे हम इसको एएमआर को या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एड्रेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम ग्लास। ये ग्लास जो है ना, ये सपोर्ट करता है कि आप एक ऐसी अप्रोच लो, एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच लो जिसमें आप प्रॉपर कलेक्शन करो, एनालाइज करो, डेटा को शेयर करो। जो डेटा, जो चीज़ें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड होती हैं ग्लोबल लेवल पे, आप इसको शेयर वगैरह करो, एनालाइज करो, कलेक्ट करो। ठीक है, ये क्या है, ग्लास। दूसरा है अवेयर टूल। क्या है, अवेयर टूल। इसका एम ये है कि हम यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को गाइड करेंगे, हेल्थ वर्कर्स को गाइड करेंगे कि आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करिए और बहुत ही सेफली करिए, अच्छे तरीके से करिए, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करिए। इसने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई करा है। पहला है एक्सेस, दूसरा है वॉच और तीसरा है रिजर्व। अब समझो क्या क्या है। एक्सेस का मतलब होता है कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ करा जाएगा ज़्यादातर जो कॉमन और सीरियस इन्फेक्शन होते हैं उनको डील करने में, तो एक्सेस में आ गया। वॉच में आ जाएगा कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो ये वॉच में आ जाएंगे। और रिजर्व में आएंगे ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि इनको बचा के रखना है कि भैया मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं काम आ रहा है तो इनको यूज करवाना है। समझ गए? तो इस तरह में करें। उसके साथ नेक्स्ट बात आती है ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप की। अब ये क्या है? ये रिसर्च और डेवलपमेंट को और इनकरेज करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंटी सॉरी इंट्रा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको स्टैब्लिश किसने किया है? इसको स्टैब्लिश करा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा किया गया है, ताकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है ना, सब मिल के काम करें। तो इससे मिल के काम करने से क्या होगा कि अच्छा ग्लोबल एक्शन सामने आएगा। ठीक है, सारे सारे मिल के काम करेंगे, बढ़िया कदम सामने उठेगा। उसके बाद आता है ग्लोबल एक्शन प्लान। जिसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो इन्फेक्शनस डिजीज होते हैं ना, उनका प्रिवेंशन और उनका ट्रीटमेंट खूब बढ़िया तरीके से करा जाए, एक अच्छी साफ इफेक्टिव मेडिसिन से करा जाए ताकि रेजिस्टेंस ना पैदा हो सके। फिर आता है वन हेल्थ अप्रोच। ये अप्रोच क्या है? देखो भाई, अच्छा बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिसेस करनी है और ये ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना आए सामने, तो इसके लिए क्या है कि आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना है, चाहे वो ह्यूमंस में करिए और चाहे वो एनिमल्स में करिए, बहुत ही सोच समझ के और ढंग के तरीके से करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे देश के अंदर किस हिसाब से चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, आइए समझते हैं। देखिए, ये स्टडी पब्लिश करी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ICMR ने, इसमें ये देखने को मिला कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, है ना, पचाने वाले ट्रैक्ट में, 2 आउट ऑफ एवरी 3 हेल्दी पर्सन्स दैट इज टेस्टेड। देखने को क्या मिला कि 3 हेल्दी पर्सन में से हर 2 पर्सन के अंदर ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म देखने को मिले इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। समझ जाइए, ये अच्छा खासा फैला हुआ है हमारे देश में।
अब ये जो AMR है, ये जो बैक्टीरिया है, उसके जो जीन है, ये सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वाटर से देखने को मिले हैं, अलग अलग पानी में पाए गए हैं। और मेजर सोर्स जानते हैं, वो जो फार्मास्यूटिकल का वेस्ट वाटर होता है ना, ये जो हॉस्पिटल वगैरह से निकाला जाता है, आसपास की वाटर बॉडी में बहा दिया जाता है इसमें ट्रीटमेंट करे बिना, उनकी वजह से ये पानी में और फैल रहे हैं। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज भी करा जाता है, ताकि भाई जो एनिमल हस्बेंड्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ी जा सके, बढ़ाई जा सके। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या फिर कदम क्या उठाएगा, स्टेप्स क्या उठाएगा। तो पहला, नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क। ये क्यों नेटवर्क बनाया गया, ताकि ध्यान रखा जाए, सर्विलांस करा जाए AMR का, किसमें, सारा का सारा नेशनल डेटा जितना भी है AMR के ऊपर, सबको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हेल्थ केयर का जितना डेटा है सारा एक साथ कंपाइल करके। दूसरा, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसका क्या था कि हमें एंटीबायोटिक जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उससे लड़ना है। एम यही था कि जो भी ये निकलता है, फैलता है ना, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं AMR को, सबसे हमें यहाँ पे समझना है, जानना है, एम है, और उसके बाद इसको रोकना है। तीसरा है रेड लाइन कैंपेन्स फॉर एंटीबायोटिक्स पैकेजिंग। ये किस लिए है कि भैया ओवर द काउंटर सेल में यहाँ पे ऐसी पैकेजिंग हो कि भाई यहाँ पे दिक्कत बाद में ना आए। और आखिरी में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का, ये क्या है, इसको 2013 में 2013 में अमेंड भी करा गया, ताकि इसके अंदर एक नया शेड्यूल डालें, शेड्यूल H1 डालें। और ऐसे ड्रग्स को बेचा जाएगा सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही, मतलब जब तक ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आप नहीं जाएंगे तब तक के लिए इसको नहीं आपको दिया जाएगा। और इनमें साथ में रेड लाइन में मार्क किया गया है, रेड लाइन कैंपेन के अंदर। तो ये कुछ यहाँ पे बात है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक कहता है प्लाज्मा बैंक के बारे में। समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए न्यूज़ में रहने की वजह ही ये है कि पहली बार इंडिया के अंदर दिल्ली सरकार ने लॉन्च करा है प्लाज्मा बैंक को, ताकि कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करा जा सके। अब बात करेंगे कि क्या है ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। देखिए अब एक ये इंसान है, ठीक है, सपोज करिए एक्स इसका नाम है। इसने क्या करा कि इसको हो गया था कोरोना, और कोरोना इसको हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन हाँ 6 महीने से ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है ना, एक इतना समय मान लीजिए हुआ है, उसको हुआ था, अभी जिंदा भी बच गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनी होंगी, और उन्हीं एंटीबॉडीज ने ही लड़ा होगा उस कोरोना के वायरस से, है ना। तो यही एंटीबॉडीज का यूज करा जाता है रिकवर्ड पेशेंट की कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब क्या होता है, होल या फिर प्लाज्मा ऐसे लोगों का ले लिया जाता है, और उसके बाद ये प्लाज्मा जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि एंटीबॉडीज जो हैं वो ट्रांसफर कर जाएं इसके प्लाज्मा से दूसरे में, और फिर एकदम से वहां पे वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मतलब समझ लो कि फौज इनके पास थी, इन्होंने अपनी फौज जो है वो सामने वाले बंदे को दे दी, जिसके पास ये लड़ाई की फौज नहीं अवेलेबल है। समझ गए। अब या तो ब्लड का फ्रैक्शनेशन प्रोसेस हो, है ना, इधर अब ब्लड फ्रैक्शनेशन प्रोसेस को यूज करते हैं प्लाज्मा को अलग करने में डोनेटेड ब्लड से, है ना, ब्लड से प्लाज्मा भी तो अलग करेंगे, तो या तो इस प्रोसेस का यूज करते हैं, या तो एक स्पेशल मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं एफआरएसिस, ठीक है, ये मशीन जो है इसका यूज करते हैं, जो प्लाज्मा निकाल लेती है डोनर के ब्लड, डोनर से डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम द डोनर प्लाज्मा निकाल लेती है। अब थोड़ा सा इतना समझ गए पूरा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ प्लाज्मा बैंक के बारे में बातें आपको बताना चाहूंगी। देखिए फैसिलिटी को सेटअप किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस के अंदर, और ये यहाँ पे सरकार अवेलेबल कराएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अवेलेबल होगी, ठीक है, एंड विल बी मेड अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब प्लाज्मा बैंक फंक्शन एक ब्लड बैंक की तरह करेगा, और इसे बनाया भी गया है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, और ये भी एडवाइस करा गया है प्लाज्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर्स के द्वारा।
आइडिया देखिए क्या था, मेन उद्देश्य ये था, आइडिया ये था कि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करें, मतलब निकाल के रख लें, स्टोर करके रख लें प्लाज्मा को उन लोगों से जो रिकवर हुए हैं, मतलब ऐसा आदमी जो रिकवर हो चुका है कोविड-19 से, उससे हम प्लाज्मा निकाल के अपने पास रख लें। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड लिखते हैं वैसे ही, तो कोविड-19 पेशेंट के मतलब जो भी अगर देना चाहता है तो प्लाज्मा निकाल के अपने पास रख दें और उस बंदे को दे दें जो इस डिजीज से जूझ रहा है और उसको ज़रूरत है। ठीक है? दिल्ली जो है ये कॉन्वालेस सेंट प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर रही है। एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस डिजीज़ ने अफेक्ट कर दिया, सीवियर है उनके अंदर, और मैंने बता दिया कि आखिरकार ये थेरेपी है क्या। अब देखिए ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये समझ लीजिए तो थोड़ा सा प्लाज्मा आसानी से समझ पाएंगे। एक होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आरबीसीज हैं। ये क्या कहते हैं, ये फ्रेश ऑक्सीजन कैरी करते हैं बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, हम आपको बताएं तो 40 से 45% खून यही बनाते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये उसका पार्ट है। ये देख लेंगे वायरस आया आपके अंदर और उससे लड़ने लगेंगे, बैक्टीरिया आया लड़ने लगेंगे। यहाँ पे 5 मेजर तरीके के वाइट ब्लड सेल्स भी देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ कितने होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 मतलब लेस देन 1% होते हैं ये ब्लड के। फिर बात आती है प्लेटलेट्स की। तो देखो ये फॉर्म करती है क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब देखो कहीं पे ऐसे मान लो कि खून तुम्हारे निकलना शुरू हो गया, तो क्या होता है कि क्लॉट हो जाता है ना, बाहर सूखने लगता है ना, तभी तो ब्लीडिंग ना लगातार होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, है ना। तो ये इसका फायदा होता है और प्लेटलेट्स यहाँ पे लेस देन 1% होती है ब्लड के अंदर। लेकिन प्लाज्मा, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो ये भी प्लाज्मा भी देखो, प्लाज्मा क्या करता है, न्यूट्रिएंट वगैरह को, हार्मोन वगैरह को, प्रोटीन वगैरह को, सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ये येलो कलर का लिक्विड है जो करीब 55% 55% है हमारी बॉडी के ब्लड के वॉल्यूम में। इतना समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये। फिर देखिए कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में समझते हैं। भाई आता है एंटी माइक्रोबियल केमिकल ट्राइक्लोसिन। क्या है ये जानते हैं? देखिए एक रीसेंट स्टडी में देखने को मिला कि जो ट्राइक्लोसिन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से न्यूरो टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं आपके अंदर। अब आप कहोगे कि ट्राइक्लोसिन कौन सी चीज़ है भैया जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हुए जा रहे हैं? देखिए इसका यूज़ करा जाता है एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स के तौर पे, ताकि जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कंज्यूमर यूज़ करता है, उन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ा सके, मतलब ये ख़राब ना हो जल्दी, लंबे वक्त तक चले, इसलिए इसका यूज़ करा जाता है। इसको कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हम लोग क्रीम वगैरह हो गया ना, ये सारे प्रोडक्ट में भी डालते हैं, जैसे हैंड सोप्स, कॉस्मेटिक्स। उसके साथ मटेरियल्स जो कि जैसे कि एथलेटिक क्लॉथिंग हो गई, फूड पैकेजिंग की, है ना, तो ये सब जितना है सबके अंदर डालते हैं। और यूनाइटेड स्टेट का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें पार्शियल बैन भी लगा रखा है, इसके यूज़ पे कुछ बैन भी है। इंडिया के पास कोई ऐसा लॉ नहीं है अभी तक कि ट्राइक्लोसिन बेस्ड प्रोडक्ट पे ऐसा कोई जो है यूज़ के ऊपर रोक लगाया जाए। तो हमने बात करी इसके बारे में। अब कुछ कोविड-19 रिलेटेड इन्वेंशंस और डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बैठता तो नहीं है, लेकिन चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एंटीसेरा की। क्या है ये? बायोलॉजिकल ई इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पे इन्होंने एक हाईली प्योरीफाइड एंटीसेरा को यहाँ पे डेवलप करा है, जिसका यूज़ करा जा सकता है कोविड-19 के प्रिवेंट करने में और उनको उसको ट्रीट करने में। एंटीसेरा एक ब्लड सेरा है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक वायरल टॉक्सिकन या एंटीजन के खिलाफ होती हैं, मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे इस केस में कोविड-19 के खिलाफ होंगी। ये थेरेपी काम करती है जैसे प्लाज्मा थेरेपी है ना, उसी तरह काम करती है। बट प्लाज्मा जो लिया जाता है, बट यहाँ पे जो प्लाज्मा लिया जाता है वो हॉर्सेस का, घोड़ों का लिया जाता है ना, जो जो रिकवर होते हैं वायरल इन्फेक्शन से, ऐसे घोड़े जो वायरल इन्फेक्शन से रिकवर होते हैं उनका प्लाज्मा लिया जाता है। दूसरी बात आती है इसी के चलते आरोग्य पार्थ की। ये एक CSIR नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन का पोर्टल है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम रियल टाइम में अवेलेबिलिटी देंगे क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज की। ये सारी बातें मुझे इस समय सुनने में, इस समय पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हैं। ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का, सप्लायर्स का, कस्टमर का, सबको सर्व करेगा ये। और
आरोग्य पाथ ये माना जा रहा है कि नेशनल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे आप जो है जो भी भाई है ना, लास्ट टाइम डिलीवरी पेशेंट केयर तक इंडिया के अंदर सब कुछ ये पहुंचाएगा, अवेलेबिलिटी पहुंचाएगा, अफोर्डेबिलिटी देगा, हेल्थ केयर सप्लाईज को सब कुछ देगा। फिर आता है कोविड कवच एलिसा। ये इंडिया का पहला ऐसा इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है जो कि कोविड-19 के लिए है। डेवलप करा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। टेस्ट यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये IgG जो ये टेस्ट होता है ना एंटीबॉडीज के लिए जो होता है ब्लड सैंपल से, ये यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। और इसका ये फायदा है कि टेस्टिंग 90 सैंपल्स के एक साथ हो सकती है। यहाँ पे 2.5 आवर में भी, 2.5 घंटे में ही हो जाएगी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा को ही हम यूज़ करते हैं जब हमें HIV का इन्फेक्शन डिटेक्ट करना होता है। एलिसा एंटीबॉडीज़ को मेजर करता है, ब्लड के अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ है इसको मेजर करता है। फिर बात आती है कोविरैप के बारे में। तो ये कोविड-19 को डायग्नोस करने की मशीन है जिसे IIT खड़गपुर ने डेवलप करा है। अब देखिए, अभी तक जो टेस्ट होता है कोरोना का वो RT-PCR होता है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। तो इसके विपरीत यहाँ पे क्या है, मतलब देखिए अभी RT-PCR की मशीन वगैरह देखें तो ये 25 लाख रुपए तक आएगी और इसे एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ही ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर हम ये कोविरैप की बात करें तो ये मशीन की कीमत 5,000 रुपए से भी कम है और यहाँ पे टेस्ट किट्स जो है उसकी कॉस्ट सिर्फ 500 रुपए आएगी। ठीक है, तो ये एक इसके फ़ायदा है। कोविरैप मेथड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर हम बात करें कि इसके अंदर बहुत ही कम इक्विपमेंट लगते हैं और गाँव वगैरह में अगर हम देखें जहाँ फैसिलिटी इतनी नहीं होती तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर बात आती है यहाँ पे ई-कॉफ सेंस के बारे में। देखिए ये एक बायो सेंसर है जिसे डेवलप करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा और ये यहाँ पे नोवेल कोरोना वायरस को सलाइवा के सैंपल से पता लगा लेगा। बायोसेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है, बायोसेंसर क्या होता है मालूम है? एक ऐसा डिवाइस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का यूज़ करता है, स्पेशली खासकर एंजाइम का या उनकी एंटीबॉडीज़ का यूज़ करेगा और देख लेगा कि भाई प्रेजेंस है केमिकल की कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट कार्ड। कार्ड का मतलब कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक। इसको भी लॉन्च नीति आयोग ने और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किया है ताकि इंडिया की कैपेसिटी को और बढ़ाएं, कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट्स जो हैं उनको और बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो एंटीबॉडी टेस्ट किट्स पे काम कर रही है इंडिया के अंदर, इनको स्टार्टिंग में सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब इनको यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए एबिलिटी करी जाएगी, है ना, मैन्युफैक्चर किट्स के मैन्युफैक्चर होने तक, मतलब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट एबिलिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की, तब मैन्युफैक्चरिंग किट्स तक पूरा का पूरा इनको सपोर्ट दिया जाएगा। फिर आई बात कॉबस 6800 टेस्टिंग मशीन की। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, हाई एंड मशीन है। ये RT-PCR की टेस्टिंग करेगी कोरोना के, मतलब कोविड-19 की। मशीन यहाँ पे जो कंटामिनेशन हो जाता है उसका चांस कम कर देगी, इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये रिमोटेडली ऑपरेट कर रही है, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है, लिमिटेड है, जो है लिमिटेड है। कॉबस 6800 ये दूसरे पैथोजेंस का भी पता लगाएगी, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस B, C, HIV वगैरह का भी पता लगा लेगी। फिर बात आती है कंपेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज फॉर कॉम्बाटिंग कोविड-19। इसमें क्या क्या है? ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन है करीब 200 कोविड-19 रिलेटेड इंडियन टेक्नोलॉजीज की रिसर्च एक्टिविटीज और एफर्ट जो कि सरकार कर रही है। इन सबको कैरेक्टराइज करा गया है 3 T's के अंदर। कौन कौन से 3 T's हैं? पहले T का मतलब है ट्रैकिंग, दूसरे का है टेस्टिंग और तीसरे का है ट्रीटिंग। इसको बनाया है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि प्रमोट करना, डेवलप करना, कमर्शलाइज करना टेक्नोलॉजीज को, इन्वेंशंस को, पेटेंट्स वगैरह को, है ना, अलग अलग जो नेशनल R&D इंस्टीट्यूशन से होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन से। ये काम करिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर। सपोज करिए कि आपने भी प्रेजेंट सिचुएशन ना देखी होती, तब अगर हम लोग ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते, क्योंकि ये तो कुछ वक्त तक ही है, पहले तक ही है, जनवरी तक ही है,
तो आप क्या सोच रहे होते कि अरे वाह हम लोग कितने आगे बढ़ गए, है ना? लेकिन ये प्रैक्टिकल टर्म में जब सब कुछ सामने आया है तो सब कुछ फुस सा है देखने में। खैर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, ये भी सुन लो भाई, है ना? ध्रुव, ये एक ऑटोमेटेड है ना, ये ऑटोमेटिक है। इसमें ये कॉन्टैक्ट लेस यूवी कैबिनेट सिस्टम है जो सैनिटाइज करेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, पेपर को, करेंसी नोट्स को, सबको सैनिटाइज कर देगा। डेवलप करा गया है हैदराबाद बेस्ड डीआरडीओ की लैब रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा। फिर आता है माइक्रोवेव स्टरीलाइजर, है ना, ये अतुल्य नाम है इसका। इसे बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और सपोर्ट करा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने, ताकि यहाँ पे कोविड-19 वायरस को यहाँ से हटाया जा सके। उसके साथ वायरस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है ना? अलग अलग, अगर मान लीजिए अलग अलग गर्माहट से होता है, ये 50 to 60 सेल्सियस की रेंज में ये खत्म हो जाएगा, है ना? अभी तो आजकल तो मैसेज अलग सर्कुलेट हो रहा है कि 70 डिग्री में खत्म हो रहा है ये। और इसको यूज करा सकता है नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही सिर्फ, है ना? नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन की। तो है क्या कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR, ये काम कर रही है कि हम यहाँ पे मेगा लैब डेवलप कर लेंगे जहाँ पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है ना, वहाँ पे ऐसी मशीन को जो है वो यूज़ कराया सकेगा अगर हमें SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाना है, डिटेक्ट करना है तो। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ये क्या होती है? ये एक डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा पूरा सीक्वेंस जो है ना ह्यूमन जीनोम का, है ना, ये सीक्वेंस जो है पूरा ह्यूमन जीनोम का, इसे सिंगल डे में यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर सीक्वेंस होता है, हम ह्यूमन जीनोम के अंदर सीक्वेंस होता है, और सारी की सारी बीमारियों का इलाज उसी से ही है। उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है विच कैन सीक्वेंस इंटायर ह्यूमन जीनोम इन अ सिंगल डे। अब ये मशीन्स क्या करती हैं, ये पॉसिबल प्रेजेंस देख लेंगी वायरस है कि नहीं है ना? ऐसे इंस्टेंसेस में भी जहाँ पे जो आरटीपीसीआर नहीं देख पाएगा, आरटीपीसीआर तो खैर आजकल नहीं देख पा रहा है नए वाले स्ट्रेन को, तो आरटीपीसीआर जहाँ नहीं समझ पाएगा वहाँ पे भी समझ जाएंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि वायरस है कि नहीं है। उसके साथ यहाँ पे जो वायरस निकला, एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, म्यूटेशन क्या हो रहा है, कितनी तेजी में बदल रहा है अपने आप को, सब कुछ यहाँ ट्रेस करेंगे। तो कहाँ हो तुम, आओ ना यार, फील्ड पे आओ, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, आओ ना यार, सामने आओ ना। खैर, फिर आती है पोर्टेबल यूवी लाइट डिवाइस की, है ना, इस कोरोना वायरस को मारने के लिए। तो रिसेंट रिसर्च यहाँ रिपोर्ट करा कि जो फिजिबिलिटी है, मतलब ये आसानी है इसको बनाने में, अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिटिंग हैंड हेल्ड एंड पोर्टेबल डिवाइस की, है ना, जिससे भाई हम मार सकते हैं कोरोना वायरस को। तो यूवी रेडिएशन अगर 200 से 300 नैनोमीटर रेंज में हो तो इसे कहते हैं कि भाई माना जाता है कि वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, और यहाँ पे ये वायरस जो है फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अब यूवी रेडिएशन यहाँ पे कवर करते हैं वेव लेंथ करीब 100 से लेके 400 नैनोमीटर की, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो लोअर वेव लेंथ होती है अगर हम देखें विजिबल लाइट से, तो हालांकि अभी बताएं तो ऐसे जो डिवाइसेस हैं इनको कुछ एक्सपेंसिव मरकरी कंटेनिंग गैस डिस्चार्ज लैंप की ज़रूरत है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई पावर लगेगी और बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होता है और काफ़ी भारी भी होते हैं ये। रिसेंटली जो डिस्कवर करा गया है डिवाइस, है ना, उसने एक मटेरियल का यूज़ करा है, जो मटेरियल का नाम है स्टोंटियम नियोबेथ। ये मटेरियल जो है ये मदद कर सकता है यूवी लाइट एमिटिंग डायोड्स को डेवलप करने में, है ना, जो यहाँ पे पोर्टेबल होंगे, एनर्जी एफिशिएंट भी होंगे, भारी भारी भी नहीं होंगे। हालांकि इसको पब्लिक स्पेसेस पे ही सिर्फ यूज़ कराया सकता है, जहाँ से वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ह्यूमन स्किन पे आप नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि एक बार अल्ट्रा वायलेट में आ गई आपकी स्किन तो भाई स्किन कैंसर हो जाएगा, आपको मोतियाबिंद हो सकता है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर बात आती है यहाँ पे आरटी लैम्प, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये देखो भैया, आईटी लैम्प क्या है समझो। लैम्प टेक्नोलॉजी को रिसेंटली वैलिडेट करा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अब देखिए ये क्या है, ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे कोविड-19 को डिटेक्ट करा जा सकता है। इसमें वन स्टेप
न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन है, मतलब ये बढ़ाएंगे, ऐसा मेथड ये रहेगा जिससे स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है आरएनए का कोरोना वायरस के, है ना, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे ना। आजकल जो सीटी वैल्यू आती है ना भाई कि कितनी जल्दी क्या है पता चल जाएगा यहाँ पे। अब लैम्प टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी हैं आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर। वो ये कि आरटीपीसीआर के जो टेस्ट होते हैं वे, इनको अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एक साइकिल में, वाइल जो आरटी लैम्प की टेक्नोलॉजी होगी ये सिर्फ और सिर्फ 65 डिग्री सेल्सियस पे आप कर सकते हो, जहाँ पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं कि अ, ये जो अभी आपको याद होगा, नहीं होगा तो बता देती हूँ, आरटीपीसीआर इसलिए कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इसमें आरएनए होता है, हर एक मोस्टली मोस्ट ऑफ द वायरसेस में ये आरएनए पाया जाता है, जो कि कोरोना वायरस में भी है। तो आरएनए देखिए एक स्ट्रेन का होता है ना, ये डबल डबल तो ऐसे ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको क्या करते हैं, इसको तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास तो ऐसा है नहीं यार, आरएनए के बारे में कैसे पता लगाएं, क्या करें। तो इसको पहले ना, इसको चेंज करते हैं डीएनए में, और इसी टेक्नोलॉजी को फिर उस समय बोलते हैं, इसी बात को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए आरटी इसको बोलते हैं। समझ लो, जब डीएनए का पता लगा लेते हैं तो फिर देख लेते हैं कि भैया फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ऐसा दिखने वाला डीएनए है। हाँ है, तो इसका मतलब कि बंदे को कोरोना वायरस है। चलिए नेक्स्ट बात करें टाटा एमडी चेक के बारे में। तो एक सस्ता मद्दा पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है जिसे कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। आजकल देखने को नहीं मिलती क्योंकि भैया ये सारी चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं कहीं पे भी ना, बस आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर, ये अब फील्ड पोजीशन आ गई, अब बातों में नहीं रह गई चीज़ें। डेवलप करा गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड टाटा ग्रुप के द्वारा। वर्ल्ड का पहला ये वायरल डायग्नोस्टिक किट बेस्ड होगा जो कि फेलुदा क्रिस्पर कैस 9 प्लेटफॉर्म पे है होगा। फेलुदा टेस्ट यहाँ पे क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है पता लगाने में, टारगेट करने में जेनेटिक मटेरियल को सार्स कोव 2 के, जो वायरस जिसकी वजह से कोविड-19 होता होगा, जरूर यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब भाई कोविड-19 बायो रेपोजिटरीज की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस्टेब्लिश करे कुछ 5 डेडिकेटेड कोविड-19 बायो रेपोजिटरीज को। ये जो है वो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के अंदर है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलियरी साइंस न्यू दिल्ली के अंदर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के अंदर, और इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन बैंगलोर के अंदर। मेन उद्देश्य पर्पस ये था बायो रेपोजिटरीज का, वो ये था कि देखो जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उनको कहीं ना कहीं जगह रख लिया जाए, क्लिनिकल सैंपल्स को रख लिया जाए, जिसमें आपका नेसो ओरो फेरिजिनल स्वैब हो गया ना, नाक वगैरह से जो निकालते हैं ना स्वैब, वो स्वैब हो गया, स्टूल है ना, पट्टी जो होती है, यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, सीरम हो गया, उसके साथ प्लाज्मा हो गया, पीबीएमसी हो गया, सीरम हो गया, सब कुछ ये रख लिया जाता है रिपोजिटरीज के तौर पर, मतलब वहाँ पे रख लिया जाता है। उसके बाद आता है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या फिर कोविन ऐप। ये क्या है, डेवलप करी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने देखने के लिए कि भैया कि ट्रैक करने के लिए कि जो बेनिफिशरीज हैं कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए, है ना, मतलब अभी भी आपने देखा होगा जब 1 मई से लगेगी 18 साल के ऊपर के लोगों को, तो इस पे रजिस्टर कराना होगा। अब कोविन यहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगी कि कितना वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास है, क्या टेम्परेचर का स्टोरेज चल रहा है, ये सब चीज़ें, स्टोरेज क्या टेम्परेचर चल रहा है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे 5 मॉड्यूल हैं कोविन ऐप के, एक है एडमिनिस्ट्रेटर का, दूसरे में रजिस्ट्रेशन है, तीसरे में वैक्सीनेशन है, चौथे में बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट है, और आखिरी में आ जाएगी आपकी रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ये क्या है, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, ताकि इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम में मदद करें और कोविड-19 के पेंडेमिक से इंडिया लड़ सके। दोनों ही वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों ही यहाँ पे करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स देंगे अगले 4 सालों में, ताकि जितनी भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उसको इंडिया फाइनेंस कर सके। कौन कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज।
नेक्स्ट बात करेंगे इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है मैनेजमेंट के लिए कोविड-19 के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि यहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनकी कैपेसिटी बढ़ाया जा सके, ताकि वो इस पैंडेमिक को और अच्छे से डील कर सकें। प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल देता है ना, फ्लेक्सी टाइम मतलब ऑन साइट बेसिस पे भी अपने हिसाब से भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है लेटेंट वायरल इन्फेक्शन की। तो इस तरह का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इनएक्टिव या डोरमेंट, मतलब एक्टिव नहीं है, पड़ा हुआ है बस शरीर के अंदर, डोरमेंट है, तो ऐसा ये होता है, ये ऐसा इन्फेक्शन होता है। और लेटेंट इन्फेक्शन ना, ये आप ये सोचो कि जिंदगी में आपके पड़े हुए हैं, आपके शरीर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। ये तब होते हैं जब यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन इज नॉट क्लियर बाय द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तो इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये एकदम से जग जाएंगे, पड़े हैं तुम्हारे शरीर में कहीं, तुमको कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, कोई ट्रिगर नहीं कर रहे, ये ऐसे होते हैं लेटेंट वायरल इन्फेक्शन। ये एक्टिव इन्फेक्शन की जस्ट उल्टे होते हैं। यहाँ वायरस तुरंत आया, तुरंत अपने आप को रेप्लिकेट करना उसने शुरू करा और तुरंत जो है सिम्टम आपने दिखने लग गए, ये इसमें कुछ नहीं दिखेगा, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 होता है, HIV होता है, साइटोमेगालो वायरस होता है ना, ऐसे कुछ होते हैं। बात आती है सेरो सर्वे की। नेक्स्ट, तो एक सेरो सर्वे के अंदर होता है कि ब्लड सीरम की टेस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सेरो सर्वे इन्वॉल्व्स, इस सेरो सर्वे के अंदर क्या क्या था कि टेस्टिंग हुई ब्लड सीरम की कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से, है ना, कुछ लोगों से यहाँ पे ब्लड सीरम की टेस्टिंग करी गई। और इससे मदद क्या मिली? इससे मदद मिली कोविड-19 का क्या ट्रेंड चल रहा है उसे यहाँ पे पता लगाने में, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन कितने हद तक हो गया है उसका पता लगाने में। अब तो सामने ही सामने सब रखा हुआ है। इसे कंडक्ट करा जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा, साथ में कुछ स्टेक होल्डर्स भी हैं और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी हैं। एजेंसीज कुछ RT-PCR का डेटा ले रही हैं, एलिसा एंटीबॉडी किट्स ले रही हैं इन सारे सर्वे को करने के लिए। सब कुछ डेटा क्या मतलब एजेंसीज RT-PCR कर रही हैं और एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट किट्स भी कर रही हैं इन सारे सर्वे के लिए। कुछ दूसरे टेस्ट भी करे जा रहे हैं कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे, जो भी पेशेंट जा रहा है तो डॉक्टर पहले यही कर रहे हैं, तब चेक कर रहे हैं बंदे को। CB नाट या फिर कह सकते हैं कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, जिसे हम लोग जीन एक्सपर्ट टेस्ट बोलते हैं, और ट्रू नैट, ये सारे टेस्ट करे जा रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में तो मैंने खैर सुना ही। अब उसके बाद आती है WHO सॉलिडारिटी ट्रायल के बारे में। क्या है, देखिए, 4 कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए सेंटर्स, एक जोधपुर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में और भोपाल में, इन्होंने रेगुलेटरी अप्रूवल पा लिए हैं फॉर टेकिंग पार्ट इन सॉलिडारिटी ट्रायल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, सॉलिडारिटी ट्रायल क्या है, ये इसमें खूब सारी कंट्री हैं, तो मल्टी कंट्री क्लिनिकल स्टडी है जो देखने के लिए कि कोविड-19 का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और इस ट्रायल को लॉन्च करा गया WHO के द्वारा मार्च 2020 में। तो जब इसमें भाई इनरोल कर लोगे पेशेंट को अलग अलग कंट्रीज के अंदर, है ना, बाय एनरोलिंग पेशेंट इन मल्टीपल कंट्रीज, ये इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हम पता लगाएं कि वेदर एनी ऑफ द ड्रग स्लो डिजीज प्रोग्रेशन और इम्प्रूव सर्वाइवल, मतलब क्या ऐसा हमारे पास पहले से कौन सा ड्रग अवेलेबल है जिसकी वजह से ये बढ़ता हुआ डिजीज थोड़ा सा रुक जाए और थोड़ा सा हमें जो है पेशेंट को जो सर्वाइवल रेट बढ़ा दे। अब देखिए, ये जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, ये यहाँ पे 4 अलग अलग ड्रग्स को या उनके कॉम्बिनेशन को टेस्ट करेगा। इसमें आकर रेमडेसिविर है जो इतना फेमस हो गया ये, उसके साथ यहाँ पे लोपिनेविर है, रिटोनेविर है, क्लोरोक्वीन है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सेम कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे प्लस इसमें फेनोबेटा है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से इसको टेस्ट करेगा। अभी जो इतना फेमस हो गया ना इंजेक्शन ये वाला, इसी वजह से हो गया। और अभी इसके कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, बट क्या करें, लोगों को ठगने के पीछे पड़ गए हैं, कहाँ लेके जाएंगे ये इतना परेशान हुआ पैसा ये लोग। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा इसके लिए इसलिए बोल रही हूँ ना, बिकॉज मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फील्ड पे चीज़ें लग रही हैं, मतलब इट इज़ वेरी पेनफुल। खैर, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। गावी अलायंस की बात करते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यहाँ पे नॉमिनेट कर लिया गया है इस गावी के बोर्ड के अंदर। गावी क्या है? गावी एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जिसमें अलग अलग
गोल्स हैं, मतलब शेयर्ड गोल्स हैं, अलग अलग क्या है, मतलब यहाँ पे समझ लो कि अलग अलग कंट्रीज के गोल्स हैं, सेम गोल्स हैं, ताकि यहाँ पे इक्वल एक्सेस दी जाए कि जो नई या कोई अंडर यूज वैक्सीन है बच्चों के लिए जो कि ऐसे गरीब देशों में रहते हैं उनको वहां पे वो मुहैया कराई जाए। ये मदद करेगा कि भाई वर्ल्ड के जो आधे बच्चों की पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन पॉपुलेशन को यहाँ पे ये वैक्सीनेट कराने में मदद करेगा अगेंस्ट द डेडली एंड जो डेडली डिजीजेस हैं, ऐसे खतरनाक डिजीज हैं जो बच्चों को अफेक्ट करते हैं। अब गावी अलायंस के पार्टनर्स में यूनिसेफ है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी कहा था भैया हम तुमको $15 मिलियन देंगे गावी को, 2020 में कहा गया था इंडिया के द्वारा ये ग्लोबल वैक्सीन समिट में। अब नेक्स्ट बात आती है ऑपरेशन वार्प स्पीड के बारे में। तो देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लॉन्च करी गई यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो कोविड-19 का वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है उसे और तेजी से बढ़ाया जा सके। कोविड-19 की थेरेपेटिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, सबको बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके। फिर आती है टीम हैलो इनिशिएटिव। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन यहाँ पे साथ में आई, कोलैबोरेशन करा इसने वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर है, और इसने यहाँ पे लॉन्च करा टीम हैलो इनिशिएटिव को। उद्देश्य ये था कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। और क्यों यूज़ करेंगे? ताकि जो फालतू इन्फॉर्मेशन कोविड-19 की वैक्सीन को लेके फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करें, कॉन्फिडेंस लोगों में जताएं, कहें कि आप भैया अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि सेफ है भैया, इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की। इंडिया के अंदर 22 साइंटिस्ट ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। और आखिरी में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ यहाँ पे ग्लोबल प्रोक्योरमेंट और सप्लाई कोविड वैक्सीन की लीड करेगा। क्या है? यूनिसेफ यहाँ पे अपने एफर्ट जो है लेगा कोवाक्स फैसिलिटी के बिहाफ पे फॉर 92 लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर का भी काम करेगा, मतलब अपने पास रखेगा, कोऑर्डिनेट करेगा चीज़ों को, ताकि 80 मतलब 80 जो हायर इनकम इकोनॉमीज है उनको यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। अब कोवाक्स फैसिलिटी के बिहाफ पे करेगा, तो कोवाक्स क्या है? कोवाक्स एक ग्लोबल इनिशिएटिव है इंश्योर कराने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन हर जगह हो, वर्ल्ड के हर एक हिस्से में हो, चाहे वो हायर इनकम वाली कंट्रीज हो चाहे वो लोअर इनकम वाली कंट्रीज हो। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, like the page Sirf IAS, and also you can join my membership. Just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.